नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी ने नए चेहरे को उतारकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। 2 साल से सीट पर मेहनत कर रहे चंद्रभान को टीम योगी का ग्राउंड सपोर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का दांव सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर है। हालांकि अजीत प्रसाद अभी तक जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ही उतरे हैं और हार भी चुके हैं, लेकिन उनके पास पिता अवधेश प्रसाद के लंबे सियासी अनुभव का फायदा है। वहीं अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति का बैकअप। अब मिल्कीपुर की फाइट न सिर्फ तीखी होती दिख रही है, बल्कि यह चुनाव पूरे प्रदेश का ध्यान खींच रहा है। सवाल यह कि नए चेहरे पर योगी का दांव, जीतेंगे चुनाव, और क्या योगी के दांव में फंस गए अवधेश के बेटे? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर का उपचुनाव, एसपी बीजेपी की टक्कर। उपचुनाव के रण में अब अजीत वर्सेस चंद्रभान। तैयारी हमारी बहुत जोरों से है। हमारे मिल्कीपुर के देवतुल्य जनता हमारे साथ है, इसलिए हमारी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं। हमारी जनता हमारे साथ है। नए चेहरे पर योगी का दांव, दिलचस्प घमासान। मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, क्योंकि जनता ने देखा है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल और केवल जीत के लालच में जनता को संविधान और आरक्षण के नाम पे गुमराह करने का काम किया है। योगी के दांव में फंस गए अवधेश के बेटे। ये आप इंतजार करें, मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। मिल्कीपुर का जनादेश, फिर योगी वर्सेस अखिलेश। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। नए चेहरे पे योगी का दांव, जीतेंगे चुनाव। अब सवाल यही है कि एक तरफ अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और दूसरी तरफ चंद्रभान पासवान, क्या वो ये चुनाव जीतेंगे? मिल्कीपुर का चुनाव कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ध्यान खींच रहा है। इसे एक तरीके से नाक का सवाल पक्ष विपक्ष दोनों ने बनाया हुआ है। योगी के दांव में फंस गए अवधेश के पुत्र, क्योंकि बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को चुनकर जो कार्ड यहां पर खेला है, वैसे तो नया नाम है, नया चेहरा है, लेकिन ग्राउंड वर्क के चलते कहा जा रहा है कि उनको बीजेपी ने आगे किया है। क्या अवधेश प्रसाद या फिर उनके पुत्र अजीत प्रसाद कड़ी टक्कर चंद्रभान उनको दे पाएंगे? मिल्कीपुर का जनादेश एक बार फिर से योगी वर्सेस अखिलेश, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में यही चर्चा है उपचुनाव के दौरान से ही। मिल्कीपुर में चुनाव क्यों नहीं हुआ, कब होगा, और उसके बाद अब समय नजदीक आ रहा है, तो उस पर भी सियासी बहस चल रही है। एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ बहस के लिए। अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे बीच में। प्रियंका गुप्ता जी, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, और ब्रजेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत एसएन सिंह जी आपसे कर रहे हैं। एसएन सिंह जी, एक तरफ अवधेश प्रसाद हैं, अयोध्या से सांसद हैं, और जैसे ही अयोध्या से सांसद बने हैं उसके बाद एक अलग ही तरह की वो चर्चा में रहे हैं, उनकी ख्याति है, उनके बेटे अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ आपने एक नया दांव चला है, क्या अवधेश प्रसाद या अजीत प्रसाद को टक्कर दे पाएंगे चंद्रभान पासवान? देखिए आस्था जी, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव का अभी सार्थक और सुंदर परिणाम कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। उत्तर प्रदेश की जनता ने झूठ फरेब सारे चीजों को भुलाकर विकास को अपनाया, और आज भी देख लीजिए, अब तो जनता पूछ रही है कि बाप बेटे वाली पार्टी क्या अभी बाप बेटे पर ही रहेगी? थोड़ा तो आगे बढ़ी होती, भाई पिता सांसद हो जाएंगे, पुत्र विधायक हो जाएगा, तो जनता को क्या मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है, एक जनता का प्रत्याशी चुनाव में है, वहां जो है एक पिता का पुत्र लड़ने जा रहा है, तो निश्चित तौर पे लोग जो है उस झूठ फरेब को छोड़कर विकास को साथ देंगे। और वैसे भी देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी तो इतिहास रचती है, उत्तर प्रदेश में भी इतिहास रच दिया। दूसरी बार तो सरकार ही नहीं बनती थी, नहीं भारतीय जनता पार्टी ने योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार इतिहास रचा। केंद्र में मोदी जी इतिहास रच देते हैं। यही तो विपक्ष भी कह रहे हैं एसएन सिंह जी कि उन्होंने भी इतिहास रच दिया, अयोध्या की सीट गठबंधन के प्रत्याशी जीत के ले गए, और इसीलिए मिल्कीपुर पे इतनी बहस छिड़ी है।
आस्था जी यही चाह रहा था। आस्था जी उसको कभी फैजाबाद नहीं कहेंगे, लो अयोध्या कहेंगे, लो और लोकसभा नहीं कहेंगे कि फैजाबाद लोकसभा, कहेंगे अयोध्या जीत लिए। अरे जो जीता ही नहीं जा सकता है, कहा जाता है ना आस्था जी कि अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। समाजवादी पार्टी का उपचुनाव में जो ये विनाश हुआ है ना, वो इसी नाते हुआ कि वो जो गड्ढा खोदे थे उसमें स्वयं गिर गए, जो हमला कर रहे थे उस हमले में स्वयं घायल हो गए। जनता ने उसका जवाब दिया। जो जीता नहीं जा सकता उसको आप जो है प्रतिद्वंदी मानकर एक भगवान को कह रहे हैं कि हम जीत गए। हाँ, निश्चित तौर पे आप लोकसभा जीते थे, लोकसभा की बात करते तो हो जाता, लेकिन उसमें भी क्या था? झूठ था, कपट था, फरेब था। ठीक है, झूठ नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, भाजपा का यह कहना है कि संविधान के नाम पर जो झूठ आप लोगों ने प्रचारित किया उसका जवाब यूपी की जनता ने उपचुनाव में दे दिया। बीजेपी जीत गई यूपी की ज्यादातर सीटें और अब मिल्कीपुर पर सोई आकर टिकी और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी घोषित किया है और वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। देखिए समाजवादी लोग, देखिए हमने कहा ना, समाजवादी लोग हमेशा प्रभु के आदर्शों को, आचरण को अपनाते हैं। धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म मेरा आस्था का विषय है। राजनीति करने के लिए विकास है, राजनीति करने के लिए हम लोगों की समस्याएं हैं, कैसे किसान को सहूलियत मिले, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मेडिकल हॉस्पिटल की सुविधाएं कैसे बढ़ें, कॉलेजेस कैसे अच्छी तरह बने, बच्चियों का सम्मान कैसे बचे, इसमें हम राजनीति करेंगे। हम राजनीति थोड़ी करेंगे प्रभु राम की। इसलिए प्रभु ने हमें आशीर्वाद दिया। जिसको जीतना बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं प्रभु ने आशीर्वाद दिया। ये जीतना बोलते हैं कि समाजवादी कहते हैं कि वो अयोध्या जीते नहीं, प्रभु का आशीर्वाद मुझे अयोध्या में मिला है, आगे भी मिलेगा, क्योंकि उनके आदर्श और आचरण को अपना रहे हैं। आप उनके आदर्श आचरण को नहीं अपनाते, इसलिए आपको आशीर्वाद नहीं मिलता। अभी हम 43 सीटें हम लोग जीते हैं लोकसभा में और तीसरी नंबर पार्टी बने हैं देश की, और आपकी 33 आई हैं। अब 33 आने के भी आप कह रहे हो हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, तो आप भी समझ सकते हो 33 और 43 में कितना फर्क होता है। तो थोड़ा मैथ पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, कुछ आपको आइडिया हो जाएगा मैथमेटिक्स का। हालांकि मैथमेटिक्स तो आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी 33 और 43 में फर्क समझिएगा। दूसरी बात, जहां तक कि समाजवादी का पार्टी का बात, समाजवादी पार्टी जनता का सम्मान करती है, जनता को आप देवतुल्य मानती है, क्योंकि जनता के विकास की बात हम करते हैं हमेशा। छोटे छोटे जनता की परेशानियों की बात करते हैं, जनता को कैसे जनता कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रदेश आगे बढ़े, कैसे जनता को अपने सारी जिंदगी की जो उनकी जरूरतें हैं पूरी हो, हम उन पे चर्चा करते हैं हमेशा। ठीक है, वो हम सब उनकी ठीक है, बात करते हैं, वो मुद्दा उठाते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि मुद्दे क्या होंगे। तो क्या खराब है? बीजेपी ने भी अपनी तरफ से दलित दांव चला है, हालांकि चेहरा नया है, लेकिन उनका मानना है कि उनके ग्राउंड वर्क का फायदा मिलेगा। देखिए वो दांव चल रहे हैं, आपका अगर शब्द बोला जाए तो उन्होंने दांव चला है। हम जनता के साथ दांव नहीं चलते, हम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं, उनका सहयोग मांगते हैं, उनके साथ झूठे वादे नहीं क्या करते, है अनुराग जी? उनको झूठे सपने नहीं देते, उनको सुन तो लीजिए, उनको झूठे सपने नहीं देते, दांव में नहीं फंसाते, उनको हम झूठे वादे नहीं करते। हम जो वादे करते हैं उस पर काम करके दिखाते हैं। हमने हमेशा विकास का वादा किया है। अगर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार थी, हमने लैपटॉप देने की बात की थी, बच्चों को हमने दिया। हमने मेट्रो बनाने की बात की थी, हमने बनाई। हमने 1090 महिला समस्या के लिए बात की थी, तो हमने बनाया। 100 डायल पुलिस सिस्टम हमने मजबूत किया। हमने यहाँ पे स्टेडियम बनाए जहाँ इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। हमने एक्सप्रेसवे बनाए, हमने समाजवादी यहाँ वृद्धा पेंशन दी। अनुराग जी, इस पर जवाब लेते हैं, बनाया, फिर बाकी पैनलिस्टों का विरोध 4 लाइन से जोड़ा, हम विकास जवाब लेते हैं, फिर बाकी पैनलिस्टों को भी हम यूनिवर्सिटीज बनवाए, इन्होंने कुछ बनवाया। अहंकारी, अपहरण करने वाले, हत्या करने वाले, इन लोगों से सरकारें नहीं चली थी। इतनी अच्छी बातें इन्होंने भगवान राम को लेकर कही, मुझे लगा कि कुछ आस्था में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ गया होगा, हो सकता है, क्योंकि हवा में उड़ गए जय श्री राम का नारा। आस्था जी ये लोग लगाते हैं, जय श्री राम बोलने वालों को जेल में डालते हैं, साधु सन्यासी को कहते हैं, भारत माता को लगा कि अगर अच्छी तारीफ की होते तो उत्तर प्रदेश की जनता तो बहुत अच्छी जनता है, इनको रिपीट की होती उत्तर प्रदेश की जनता ने तो 4 बार इनकी सरकार। ये सियासी वाद विवाद नहीं, सियासी वाद जनता का आशीर्वाद है। मेरा सवाल ये है कि एक तो नया चेहरा, एक सेकंड, वो सवाल एक तो नया चेहरा। अनुराग जी शांत रहिए, एसएन सिंह जी शांत रहिए, नहीं शांत रहिए। अब आगे चुनाव होगा, आप दोनों को माइक मिलेगा, मंच भी मिलेंगे, माइक भी मिलेगा, खूब सियासी आरोप लगाइएगा, लेकिन डिबेट में सवाल का जवाब दीजिए। एसएन सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने, अनुराग जी शांत रहिए, सवाल आने दीजिए, सवाल आने दीजिए। एसएन सिंह जी एक सेकंड,
काम नहीं डाला, वो रट्टा मारे हुए हैं, उन्हें काम ही नहीं याद है। इस तरह बहस नहीं चलेगी, बहस इस तरह नहीं होगी। मैं जिसका नाम लूंगी, जिससे सवाल पूछूंगी, उनकी बात सुनाई जाएगी। एसएन सिंह जी, मेरा सवाल ये कि अगर एक तरफ आपने नए चेहरे को चुना है और लेकिन आपको यकीन है कि आपका ग्राउंड वर्क मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद है, उनका लंबा सियासी अनुभव है और हाल ही में वो लोकसभा से चुनकर आए हैं, तो ऐसे में एक नए चेहरे के साथ कैसे और कितनी बड़ी टक्कर आप देंगे मिल्कीपुर में? आस्था जी हमसे उन्होंने, हाँ जी, जी जी आप इसे जवाब ही नहीं सुना। अच्छी बात, शांत रहिए, अनुराग जी के सवाल का भी जवाब इसी में है। शांत रहिए। अनुराग जी ने पूछा हमने क्या किया। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा लोकसभा वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा विधानसभा वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, विकास को इन्होंने कहा। हमने क्या किया? रैपिड रेल वाला उत्तर प्रदेश, डिफेंस कॉरिडोर वाला उत्तर प्रदेश, खाद का कारखाना वाला उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा किसान सम्मान निधि देने वाला उत्तर प्रदेश, गरीब कल्याण की योजनाएं चलाने वाला उत्तर प्रदेश। अपराधी है ना, ठीक है। कुल मिलाकर आप दोनों के पास गिरवाने के लिए एक समाजवादी पार्टी लोकसभा के स्कोर को कोट करती है, भाजपा उपचुनाव में जो जीत मिली है उसके स्कोर को कोट करती है। लेकिन ठीक है, दो पैनलिस्ट हमारे बीच में और उनकी भी बात सुनते हैं। हमारे बीच में प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका जी बताइए, मिल्कीपुर चुनाव में तो कांग्रेस का कहीं नामो निशान ही नहीं है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जब से हार हुई है उसके बाद से तो लग रहा है कांग्रेस ने ये कहना भी छोड़ दिया है अपने गठबंधन के पैनल में आकर कि कितनी सीटें चाहिए, क्या चाहिए, कैसे रणनीति होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से समर्थन दिया था और उसी समर्थन के तहत आज हम मिल्कीपुर चुनाव जो है मिलकर ही लड़ रहे हैं। ये बात पूरी तरीके से साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एसएन सिंह जी जो बैठे हैं, इनको ये पता ही नहीं कि इन्हीं की सरकार है। ये यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि ये भाई को, बेटे को खड़ा कर दिया। अरे भाई, अपनी पार्टी के गठबंधन को झांक लेते, उसको नहीं दिखता। वहां पे आपको निषाद पार्टी नहीं दिखती, वहां पे राजभर नहीं दिखते, अपना दल नहीं दिखता। और दूसरी चीज, अभी बैठकर यहाँ आरोप लगा रहे थे कि इनकी पार्टी में चोर बने, डकैत बने, फलाना बने, धमाका बने। अरे भैया, तो सरकार आपकी है, कितनों को अंदर डाला है ये भी तो बता दो। अब खैर बात करते हैं मिल्कीपुर चुनाव की। मिल्कीपुर चुनाव पे किस मुंह को सजाएंगे? हाँ, जनता को आपने जो उनका जो जमीन है उनकी ली, उसके बदले मुआवजा तक तो दिया नहीं ठीक से। लोग पूरी तरीके से त्राइमाम है और नतीजा ये था कि जो 2024 के चुनाव में जो जनता ने आपका हश्र किया ना, वो देखते ही बनता है। और उसके बाद भी आज यहाँ आप अपना ये अच्छा सा मुंह लेके बैठ जाते हैं। मुझे तो लगता है शर्म से आपको जमीन में समा जाना चाहिए। जमीन से समा जाना चाहिए। नहीं पार कर पा रही हैं, आपको कुछ करना चाहिए। आप बहन है, आप बहन है, बड़ी इज्जत वाली हैं। आप ऐसे चेहरे वाले मुंह की बात मत करिए। संख्या पानी हो रही है, सरकार में आ नहीं है, सहयोगी छोड़ रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं। मैं नहीं आईना दिखाऊं, मैं उसको बहन कहूंगा। ऐसी बहन आप आईना देखिए, भाषा का भी आईना देखिए, शब्दों का आईना देखिए, चरित्र का आईना देखिए, व्यवहार का आईना देखिए और चुनाव में परिणाम का आईना देखिए। कैसी आईना आपको जनता ने दिखाया। आपके परिवार की बात की, जवाहरलाल नेहरू जी से कोई संबंध, इंदिरा गांधी जी का होगा, इंदिरा गांधी जी से कोई संबंध राजीव गांधी जी का होगा और राजीव गांधी जी से कोई तो राहुल गांधी जी को होगा। परिवार का देखना तो एक तो सब लोग साथ छोड़ती है। जीरो माने जीरो। हम समय गंवाना नहीं चाहते हैं। फैक्ट्स आप पर चेहरा देखिए, अपने आप का चेहरा देखिए, को हमने सामने से कोसने से बहस नहीं चलती है। उसके लिए चुनावी मंच और माइक आप लोगों को मिलेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ टीवी के डिबेट में आप लोग फैक्ट्स पर बात रखिए। ब्रजेश शुक्ला जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रजेश शुक्ला जी बताइए, मिल्कीपुर एक ऐसा नाम, एक ऐसी सीट जिसका नाम आते ही सियासी बहस अलग लेवल पर चल जाती है। दोनों ही तरफ मिर्ची लग जाती है, पक्ष और विपक्ष दोनों को। मिल्कीपुर ना हो गया, नाक का सवाल हो गया। देखिए, ये चुनाव है मिल्कीपुर का, लेकिन इसे अयोध्या से फिर जोड़ा जा रहा है एक बार फिर। और ये है कि जो अयोध्या में जो परिणाम आए थे 2024 लोकसभा में, उससे जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। वास्तव में अवधेश प्रसाद इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय रहे हैं। पहले सोहावल उनकी सीट थी, फिर मिल्कीपुर हुई, जब उसके बाद परसिमन के बाद। लेकिन बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी ने तमाम दावों को दरकिनार करके एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया है जिनके पिता प्रधान थे, उनकी पत्नी 2 बार से जिला पंचायत सदस्य है, और ये जो पासवान हैं ये गैर विवादित हैं। इनके बारे में विवाद, उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को चुना जो विवाद रहित है बिल्कुल,
कोई ऐसा नहीं है और नए प्रत्याशी हैं। तो अब ये देखना इसका लाभ और हानि क्या होगा। कुल मिलाकर के ये लड़ाई बड़ी रोचक होने जा रही है, एक तरफा नहीं होने जा रही है। अब ब्रजेश जी क्या लग रहा है, मुद्दों की बात होगी या ऐसी सियासी वार पलटवार चलता रहेगा? नहीं, मुद्दों की देखिए, मुद्दों की बात होगी, लेकिन जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं इसमें। जाति समीकरण महत्वपूर्ण रखते हैं। अब पिछली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें पासवान वोट जो है, जो पासी वोट है, पूरी तरह एकजुट होकर के वो अवधेश प्रसाद के साथ गया था। लेकिन इस बार क्या होगा अभी देखना होगा। जो जमीनी वो है उसमें बंटवारा भी हो सकता है। दूसरी बात और है, एक मुद्दा और भी बना है यहाँ पर के, ये मुद्दा बीजेपी ने भी बनाया है और लोगों के द्वारा भी बना है कि साहब हर चीज का अवधेश प्रसाद के परिवार के ही लोग पाएंगे। ये जब आप जाएंगे वहां पर तो ये सवाल भी पूछा जा रहा है। हाँ। अब ये कितना बड़ा मुद्दा बनता है। अवधेश प्रसाद का जनाधार है, वो अपना अलग मुद्दा है। अच्छा। वो वहां से चुनाव जीतते रहे हैं, वहां उनका जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं, लेकिन ब्रजेश जी बीजेपी ने जिस तरह एक नए चेहरे पर दाव लगाया है, एक नए चेहरे पर दाव लगाया, वो भी दलित समाज से आते हैं और साथ ये भी कहा जा रहा है कि उनका ग्राउंड वर्क भी जो है वो काफी मजबूत है। तो एक तरफ अवधेश प्रसाद, उनका लंबा सियासी अनुभव, और आप बता भी रहे हैं इस बात को कि भाई वहां से जीतते रहे हैं तो उनकी एक पकड़ है, जातीय समीकरण भी इंपॉर्टेंट है। तो उस लिहाज से बीजेपी के उम्मीदवार को आप किस तरह देखेंगे? कड़ी टक्कर हो पाएगी ये बहुत रोचक चुनाव होने जा रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि एक तरफा चुनाव होने जा रहा है, एक तरफा नहीं है। वो क्षेत्र ऐसा है, यदि आप पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो तब भी ये लगता है कि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में एक तरफा कोई चुनाव हो सकता है। इतना बड़ा अंतर नहीं होता है यहाँ पर। और उसके परिणाम बताते हैं कि साहब कोई ऐसा नहीं कि अवधेश प्रसाद कोई मजबूत गढ़ है, लेकिन वो चूंकि भारी भरकम प्रत्याशी रहे हैं, और हाल ही में उनका नाम भी इस वजह से काफी लिया जा रहा है कि वो अयोध्या से जीत कर आए हैं। लड़ाई चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी, उनको साथ में लेकर के हर महत्वपूर्ण जगह पर जाते हैं, चाहे वो संसद हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई महत्वपूर्ण आयोजन हो। अनुराग जी देखिए, मैं तो एक ही बात कहूंगा, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वहाँ कोई टक्कर में नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं कैंडिडेट लाके इधर उधर से, इतने महीनों तो लग गए कैंडिडेट खोजने में, बड़ी मुश्किल से कैंडिडेट खोज पाए हैं। अब कैंडिडेट खोज पाए हैं तब उसमें कसीदे पढ़े जा रहे हैं। सवाल ये है कि मिल्कीपुर की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश का विकास और उनका कोई विकास कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। वो समाजवादी पार्टी को उन पे विश्वास है। समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद उन्होंने पहले भी दिया है, फिर भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा, क्योंकि समाजवादी विकास के नाम पे वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी किसके नाम पे वोट मांग रही है? सत्ता में है और विपक्ष ऐसी बातें करती है, कह रहे हैं वहां पे देखो चोरी हो रही है, वहां अपराधी हैं, वहां भूमाफिया हैं, वहां जमीन कब्जा हो रही है, वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं भैया? सब जब हो ही रहा है तो आप किस लिए है भाई? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज में सब कुछ ठीक रख के समाज को आगे ले जाओ, समाज के अंदर में प्रेम की भाषा बोलिए, समाज के समाजवादी पार्टी की तरह अनुनय विनय करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाकर और विकास का हमने अनुनय विनय करते हुए देखा है। आस्था जी, समाजवादी पार्टी को अनुनय विनय करते हुए देखा है। की बात क्यों करते हैं आप? बोलिए यार, हम सब गर्व से कहते हैं हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी हमेशा हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करता है। मुझे समझ में नहीं आया। समाजवादी पार्टी को अनुनय विनय करता हुआ तो उत्तर प्रदेश की जनता बात ही पूरी नहीं होती तो हम तो बोलेंगे ही ना। समाजवादी करके आपने जिक्र किया, अरे सरकार आपकी तो जनता तो देख रही है, तैयार हो जाती है। हमने 36,000 करोड़, सरकार आपकी है। आप जवाब दीजिए कि यहाँ नकल माफिया क्यों पैदा हो गए, नकल क्यों हो रही है, पर्चा लीक क्यों हुआ इतने दिनों तक? बताइए आप, उसका जवाब दीजिए। क्यों अत्याचार यहाँ पे बढ़ा हुआ है, क्यों भ्रष्टाचार ज्यादा है? बताइए आप, उस पर जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार क्यों ज्यादा है, क्यों नकल यहाँ पर्चा लीक हो रहे हैं, क्यों नकल माफिया पैदा हो गए? बताइए आप, इसमें जवाब नहीं है। बेरोजगारी क्यों बढ़ी हुई है, रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? बताइए। आपने तो वादा किया था हम आएंगे रोजगार देंगे, क्या हुआ? यूनिवर्सिटी देने की बात हुई थी, क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज क्या हुआ? बताइए आप। फिर सारे पैनलिस्ट इस तरह बोलेंगे। खत्म करिए। आस्था जी, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता की सरकार। केंद्र में किसकी सरकार? जनता की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विकास की बहार, विकास
की डोर किसके हाथ में? भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। नफरत और का उपचुनाव का सार्थक सुंदर नफरत का परिणाम लोगों ने विकास देखा। बाहर है। मुझे लगता है कि केवल बोलने से अगर ये खुश हो जाते हैं तो बोलते रहिए भैया। इसके पहले उपचुनाव में भी आप बोल रहे थे, आपने कुछ नहीं किया, अच्छा, आपने विकास कहा हुआ हमने किया। नफरत का। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया आप देखिए। ठीक है। जिस अयोध्या में कहते थे एक परिंदा पर स्टेडियम नहीं बना मार, बता दो जो बनाया हो। नहीं है। शांत आज रहिए। भी पूरी दुनिया के लोग सर आंखों पर लगाने का ठीक कार्य है। करते हैं। ठीक है 36,000 प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, एसएन सिंह जी, ठीक है। प्रियंका गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं काउंटर में, उनकी बात सुन लेते हैं एक बार। बोलिए प्रियंका जी। भाई एसएन सिंह जी, ये बताइए किस विकास की बात कर रहे हैं? आपने तो कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कहाँ हैं आप? बेचारे किसान कर्नाटक में 1500 किसान मरे हैं। कांग्रेस की सरकार है, बहन को चिंता है। कर्नाटक जाना चाहिए, 2 ही जगह सरकार है। हिमाचल में तनख्वाह दे नहीं पा रही है, कर्नाटक में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, दिल्ली में सहयोगी साथ छोड़ दिया है। चिंता है मुझे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस जो है देश में राज करने वाली एक राजनीतिक पार्टी रही है। आज उसकी हैसियत जीरो है। अरे जरा टीवी देखिए, ये यूपी, ये लिखा हुआ है न्यूज 18 यूपी के लोगों ने देखा है कि समाजवादी पार्टी लिखा की है। सरकार में कर्नाटका चलेगा क्या? न्यूज 18 कर्नाटका भी है मुझे लगता है। अरे यहाँ लोग अमेरिका और पोलैंड में चले जाते हैं। यूपी की बात हो रही है। इनसे पूछिए, यहाँ लोग इजराइल, अमेरिका, पोलैंड में चले जाते हैं। जी जो कहते हैं एंकर को उठवा लेंगे, जिनकी पार्टी एंकरों को भी धमकी देती है कि अगर हमारी सरकार रहेगी तो हम एंकरों को शांत रहिए अनुराग। भारतीय जनता पार्टी शांत रहिए। रहने नहीं देंगे। हमारी संख्या जब ज्यादा हो जाएगी तो लिखा क्या है, हम कंफ्यूज हो गए। मेरे पास 4 मिनट का वक्त अब भी है, इस तरह क्लास मत करें एक दूसरे को। समाजवादी पार्टी अनुराग जी आपको बोलना है, आपको समय मिलेगा, लेकिन लेट हिम फिनिश फर्स्ट। लेट हिम समाजवादी पार्टी मैंने ना आप ही ने इजराइल की बातें की, आप ही ने अमेरिका की बातें इस डिबेट में की है ना, तो उनको अपनी बात रखने दीजिए, आपको भी समय मिल जाएगा। चल रहा है या कोई बात कर्नाटका और हिमाचल है, बस मैं इतना जानना चाह रहा कोई हूँ। बात नहीं। जब गठबंधन की बात आएगी, जब पार्टियों की चल रही सरकारों की बात आएगी तो जिक्र किया जाएगा। अपने समय पर आप भी जिक्र करिएगा। आपको वोट क्यों देंगे? उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, कर्नाटका भाग जा रहा है। इसलिए कि दलित का घर जलाए, इसलिए कि लूट खसोट का कार्य किए, इसलिए कि 14 आतंकियों को छोड़े, इसलिए कि सिमी का समर्थन किए, ठीक है। इसलिए आपको ठीक है अनुराग जी, जवाब अनुराग जी। मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में नहीं है। मिल्कीपुर अयोध्या में है एसएन सिंह साहब, इसीलिए कहते हैं प्रभु के आदर्शों को अपनाइए। प्रभु जहां रहते हैं वहीं नहीं पता जगह कहाँ है। मिल्कीपुर कर्नाटका में थोड़ी है, आपको जानकारी नहीं है ना। मिल्कीपुर का नाम अयोध्या में है। लेंगे। देखिए आप 5 तारीख तक मिल्कीपुर का अरे नाम आप ले लीजिए। बताइए, आप तो कर्नाटका की बात करने लगे, हम तो बात करें तो उत्तर प्रदेश की, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हवा में उड़ गए। अच्छा ये बताइए लखनऊ कहाँ है? एसएन सिंह साहब लखनऊ कहाँ है? एक मिनट अनुराग जी, ये नॉन सीरियस अप्रोच मत लाइए डिबेट के लिए। लखनऊ कहाँ है? नॉन सीरियस अप्रोच मत लाइए, लखनऊ कहाँ पे? विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। कर्नाटक में किसकी सरकार चल रही है? हिमाचल में किसकी सरकार चल रही है? वो अपने हिसाब से अपना तर्क रख रहे हैं, उन्हें रखने दीजिए। आप अपने हिसाब से रखिए, डिबेट को नॉन सीरियस ट्रैक पर मत लाइए। ये लखनऊ की जगह कर्नाटका भाग गए, बेंगलोर। क्लासरूम नहीं है, वरना ये छात्र संघ की बात शांत रहिए आप। कर्नाटका बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी अच्छा, ये दिक्कत है। बताइए, समाजवादी कानपुर कहाँ है? एक मिनट, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। खुद किया समाजवादी पार्टी को आप दोनों को रोकना पड़ेगा इस तरह मुझे। अरे ठीक है, आप दोनों शांत रहिए, दोनों शांत रहिए। मैं जिससे सवाल पूछूंगी उसकी आवाज सुनवाई जाएगी। पीसीआर, लास्ट 2 मिनट का वक्त हमारे पास बचा है। ब्रजेश शुक्ला जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। ब्रजेश शुक्ला जी, मिल्कीपुर का चुनाव क्यों जरूरी है? ये बीजेपी और गठबंधन दोनों के लिए ये मिल्कीपुर का चुनाव क्यों जरूरी है? क्या इसलिए कि यहां से जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो अवधेश प्रसाद यहां से सांसद बन गए, बीजेपी यहां से कोई मैसेज देना चाहती है? समाजवादी पार्टी उन्हीं के पुत्र पर दांव लगा रही है, लेकिन बीजेपी एक नया चेहरा लेकर के आई है। वहां के जातीय समीकरणों की बात करें जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे, जो बहुत जरूरी है, तो क्या दोनों ही पार्टियां उसको साधते हुए दिखाई देती हैं? किस तरीके का आप प्लस माइनस देख रहे हैं दोनों के कैंडिडेट्स में? देखिए मिल्कीपुर का चुनाव इसलिए जरूर दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये सीट है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी सफलता प्राप्त करती रही है और वो ज्यादातर चुनाव में वो जीतते रहे थे। 2017 की बात छोड़ दी जाए तो एक बार बसपा भी जीती थी यहाँ पर। और यहाँ पर बीजेपी का सवाल है क्योंकि अयोध्या की सीट है ये मिल्कीपुर, जहां भाजपा ने बहुत काम किया है। अयोध्या लोकसभा सीट का बदला लेना चाहती है
और समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचाना चाहती है, इसलिए दोनों के लिए वो है। और आप समझ लीजिए कि ये चुनाव बहुत कठिन होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत ये दिलचस्प कोई होने एक तरफा चुनाव नहीं है जो लोग सोच रहे हैं। ये बहुत कड़ा चुनाव है, बहुत टफ चुनाव है और आपको बहुत रोचक चुनाव है, ये आपको देखने को मिलेगा आगे। एसएन सिंह जी, देखिए आस्था जी, निश्चित तौर पे अगर उत्तर प्रदेश में विकास के नाते दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने सर आंखों पर योगी आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को बैठाने का कार्य किया है, मैं गारंटी और डंके के चोट पे कहता हूं मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है, पहले से ही सांसदी की सीट उसके पास है और साथ ही साथ जो उम्मीदवार हैं वो भी सांसद के पुत्र ही हैं। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहस को यहीं विराम देना होगा। तो 2 साल से इस सीट पर मेहनत कर रहे चंद्रभान को टीम योगी का ग्राउंड सपोर्ट है, तो दूसरी तरफ सपा का दाव सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर है। हालांकि अजीत प्रसाद अभी तक जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में ही उतरे हैं और हार भी चुके हैं, लेकिन उनके पास अपने पिता का लंबा सियासी अनुभव है। तो वहीं अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति का बैकअप भी। अब मिल्कीपुर की फाइट न सिर्फ तीखी होती दिख रही है, बल्कि ये चुनाव पूरे प्रदेश का ध्यान खींच रहा है। सवाल ये कि नए चेहरे पर योगी का दांव, क्या जीतेंगे चुनाव? महाबहस में इतना ही, जनता तय करेगी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।